हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको परसों वाली वीडियो में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था एग्जाम का पैटर्न कि कैसे आपके बोर्ड्स के एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि आपके एग्जाम का पैटर्न होता है। तो आज हम उसी आपके जो एग्जाम आपको कंडक्ट कराया गया था 2023 के अंदर, ठीक है। तो 2023 के अंदर जो आपका बोर्ड्स के अंदर एग्जाम कंडक्ट कराया गया है केमिस्ट्री का, आज हम उसी के सोल्यूशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अभी 2023 वाले एग्जाम की, और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम सिर्फ पार्ट ए को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर प्योरली आपसे पूछे क्या गए हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये वाला आपका जो होने वाला है ये आपका सेट 1 है। कौन सा है? ये सेट 1 है। फिर इसमें ना कुछ आपसे बेसिक सी बातें बोली गई हैं, जैसे कि ये देखो आप यहाँ पे, ये ना आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो वो तो आप सब लोग वीडियो को पॉज करके यहीं पे पढ़ सकते हो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा। बाकी मैंने आपको डिस्कस भी किया था ये सब कि कितने सेक्शंस होते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, कैसे आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये सब तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। फिर एक चीज और जो आपको आई थिंक पता है कि ये आपका एग्जाम जो होता है वो 70 मार्क्स का होता है, और इसके लिए आपको 3 आवर्स का जो टाइम होता है वो अलॉट किया जाता है, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने पेपर को। तो सबसे पहले हमारे पास है सेक्शन ए। क्या है? सबसे पहले सेक्शन ए है, जिसमें आपको मिलेंगे यहाँ पे 16 क्वेश्चंस। कितने मिलेंगे? 16 क्वेश्चंस मिलेंगे, और सारे के सारे प्योरली आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। बट देखो, हम ना इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि करने तो हम जा रहे हैं 16 क्वेश्चंस, बट हो जाए हमारे कितने यहाँ पे 16 से, ताकि हम 30 क्वेश्चंस को टारगेट कर सके, ठीक है। एक क्वेश्चन के आपके जो कोरस्पॉन्डिंग दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, हम उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो नंबर 1 जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। आपसे पूछा है कि ये जो आपको एलिमेंट दे रखे हैं, फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सी एलिमेंट की थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो हमें रिक्वायर होती है जब हम किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को आउट करते हैं। क्या करते हैं हम? जब किसी भी वैलेंस शेल के, किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को जब हम क्या करते हैं? आउट करते हैं, उसके लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल से, तो कौन से केस के अंदर हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। आपको दे रखा है आयरन, मैग्नीज, क्रोमियम एंड वेनेडियम, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये निकालने के लिए हमें पता होने चाहिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर तो आपको देखो यहाँ पे पहले से गिवन है। आयरन का जो एटॉमिक नंबर दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है? 26। अगर आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, दैट मीन्स इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 3d6 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 3d6 4s2। ऐसे ही फिर अगर हम बात करते हैं, अगर अब हम बात करें किसकी? क्रोमियम, उसके बाद क्या आता है? सॉरी, मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना है? 25। इसके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d5 4s2। फिर है क्रोमियम, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी? 3d4 4s2। ऐसे ही आपकी वेनेडियम की हो जाएगी 3d3 4s2। अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर मैं इसके लिए भी एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता दूंगी कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर को देखते ही। तो अब आप मेरे को एक चीज बताओ। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी? आयरन की। आयरन के वैलेंस शेल में कितने हैं? 3d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और 4s में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्होंने बोला है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब कि जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो किस वाले केस के अंदर आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपने पहले एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे 4s से, फिर दूसरा भी आप यहाँ से निकालोगे। अब जो मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो हमारा निकलेगा 3d से, ठीक है। अगर मैं 3d से एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो उसके बाद जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो कितनी बनेगी? 3d5। कितनी बनेगी? 3d5 एंड 4s 0, जो कि क्या है? काफी स्टेबल है, क्योंकि ये क्या है? एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। ये एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का केस है, और ये क्या है? स्टेबल है, ठीक है। तो अगर ये स्टेबल है, अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, इसका मतलब कि जब मैंने यहाँ से थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकाला तो उसके लिए एनर्जी क्या लगी होगी?
मिनिमम, ठीक है, क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद हमें क्या मिला है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिला है, इसलिए एनर्जी यहाँ पे क्या लगी है, मिनिमम। लेकिन अब अगर मैं बात करूं इसके बाद मैग्नीज की, मैग्नीज के वैलेंस शेल में आप देखो 3d5 और 4s2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जाएंगे। अब जो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 3d5 से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, 3d5 से। और मैं एक चीज पता है, मैंने आपको भी बताया कि 3d5 है हाफ फील्ड, जो कि काफी स्टेबल है। तो अगर मैं यहाँ से थर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करूं, आउट करूं, अगर मैं यहाँ से अब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालूं तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, 3d4। तो हमने क्या करा, हम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से किसकी तरफ जाएंगे, हम यहाँ पे जो हमारा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेबल से किसकी तरफ जाएंगे, अनस्टेबल की तरफ। और अगर आप स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, दैट मीन्स यहाँ पे हमें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नीज। आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज, इस वाले केस में, क्योंकि हम स्टेबल से किस में जाएंगे, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कौन सा है, क्रोमियम है और वेनेडियम है। अब क्रोमियम में आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, थर्ड इलेक्ट्रॉन में यहाँ से निकालना है। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी 3d3। तो ना तो ये पहले स्टेबल था ना ये बाद में स्टेबल है, मतलब एनर्जी जो हमें लगी यहाँ पे ठीक ठाक लगी, ना बहुत ज्यादा लगी ना बहुत कम लगी। ऐसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, जब मैंने एक यहाँ से निकाला तो कितना बचा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 3d2। तो ना तो ये पहले स्टेबल था और ना ये बाद में स्टेबल है, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे भी एनर्जी क्या लगी है, ठीक ठाक। तो यहाँ पे भी ठीक एनर्जी लगी है, एक मीडियम रेंज, यहाँ पे भी मीडियम रेंज लगी है। इस वाले में कम लगी है क्योंकि स्टेबिलिटी मिली, और इसमें सबसे ज्यादा लगी है क्योंकि इसमें मुझे क्या मिली, अनस्टेबिलिटी मिली। इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का वो क्या हो जाता है, बी। क्या हो जाता है, बी, ठीक है। अब हम मूव कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उससे पहले हम ये वाला पार्ट यहाँ से रब कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस मिले क्वेश्चन सेकंड के लिए। अब अगर मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की, किसकी, क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो इसमें आप देखो कि आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन सेकंड के अंदर। इसमें आपसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव अ कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एनहाइड्राइड। आपसे पूछा है कि कौन सा कंपाउंड क्रोमिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर आपको कीटोन देगा, ठीक है। तो अल्कोहल, फिनोल और ईथर चैप्टर जो आपके एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है, पार्ट बी का, है ना, जो आपकी सेकंड बुक है उसका जो सेकंड चैप्टर है, उसमें आपको बहुत सीधे शब्दों में दे रखा है कि अगर आप पीसीसी की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हो तो 1 डिग्री अल्कोहल्स आपके ऑक्सीडाइज होते हैं, और ऑक्सीडाइज होके हमें क्या देते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये भी लिखा है कि अगर आपके पास CrO3 होता है, मीन्स क्रोमिक एनहाइड्राइड होता है, अगर आप उसको ऑक्सीडाइज कराते हो तो वो ऑक्सीडाइज करता है सेकेंडरी अल्कोहल्स को, और हमें क्या देता है, कीटोन ग्रुप देता है, ठीक है। तो इसलिए क्रोमिक एनहाइड्राइड किसको ऑक्सीडाइज करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल्स को। अब आप चेक करो यहाँ पे कि सेकेंडरी अल्कोहल्स कहाँ पे है, ठीक है, आप चेक करो कि सेकेंडरी अल्कोहल कहाँ पे है। ये वाला अल्कोहल देखो, ये कौन सा है, 1 डिग्री प्राइमरी, ये वाला भी 1 डिग्री, ये वाला आपका टर्शरी, और ये वाला क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। और सेकेंडरी को ही ये ऑक्सीडाइज करके कीटोन देता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, ठीक है। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके आप वीडियोस को चेक कर लेना, वहां पे मैंने आपको डिटेल में ये सब बातें बता रखी है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, डी। उसके बाद अब हम मूव कर लेते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें देखो क्या बोला है, 2 अमंग द 3 कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। मतलब कि जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं डीएनए के अंदर, उसमें से आपको 2 तो दे रखे हैं। एक है आपका बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस एंड हेट्रोसाइक्लिक बेस। एक तो है आपका बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस, एक है आपका हेट्रोसाइक्लिक बेस। तो थर्ड कंपोनेंट क्या है, वो होता है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो 2-3 आपके बन सकते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। एक चीज देखो कि ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं, जैसे डीएनए के अंदर होते हैं ऐसे ये आरएनए के अंदर भी होते हैं, ठीक है। डीएनए के अंदर ये जो बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस है, आरएनए में ये होता है बीटा डी राइबोस। क्या होता है आरएनए में, ये बीटा डी राइबोस। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि डीएनए में होता है बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस, आरएनए के अंदर क्या होता है, बीटा डी राइबोस। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से निकलता है वो ये निकलता है कि डीएनए और आरएनए के अंदर कौन कौन से बेसिस आपके प्रेजेंट होते हैं।
तो डीएनए के अंदर तो आपको मिलता है एडेनिन, क्या मिलता है डीएनए के अंदर? एडेनिन, यहाँ पे भी एडेनिन होता है, ठीक है। ग्वानिन दोनों के अंदर होता है, सिटोसिन या सिटोसाइन जो भी आप बोलते हो, ये भी दोनों के अंदर होता है। लेकिन डीएनए में जो आपका फोर्थ बेस होता है वो होता है थाइमीन, एंड आपका आरएनए के अंदर वो क्या होता है? यूरेसिल। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है और आपसे इस कमिंग बोर्ड्स के एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि डीएनए के अंदर कौन सा बेस होता है फोर्थ, और आरएनए के अंदर कौन सा होता है, क्योंकि तीनों दोनों के अंदर सेम होते हैं। तो यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट कहाँ से बनेगा कि थायमिन कौन किसके अंदर होता है, डीएनए के या आरएनए के, या फिर यूरेसिल किसके अंदर होता है, डीएनए या फिर आरएनए के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हम दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया, लेकिन यहाँ से दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने सीखे, ठीक है। ये एक तो देखो हो गई है ये चीज। फिर अगर आपको सपोज करो आपको इतनी बातें याद भी नहीं है, आपने चैप्टर को हल्का फुल्का पढ़ा था, तो आप यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से भी इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? देखो एडेनिन तो एक बेस है, ठीक है, क्या है? बेस है, और इन्होंने बोला है थर्ड कंपोनेंट, बेस के बारे में तो इन्होंने पूछा ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। यूरेसिल भी एक बेस है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा फॉस्फोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड। फॉस्फोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आपने स्ट्रक्चर्स देखी है एनसीईआरटी में, बड़े अच्छे से आपको दिखा रखा है कि कौन सा होता है इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक जो ग्रुप होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये आपका डीएनए और आरएनए के अंदर। तो अगर आपने ये वाली चीज वहां पे पढ़ रखी है तो आप आराम से टिक कर देते, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉस्फोरिक एसिड। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? यहाँ पे बी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अब अगर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर अपने फोर्थ के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो हमें क्या बोला है कि फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग एसोसिएशन, यहाँ पे आपको वर्ड ध्यान रखना है एसोसिएशन, ठीक है। एक इलेक्ट्रोलाइट है जो एसोसिएशन करता है या एसोसिएट होता है किसी भी सोलवेंट के अंदर, तो उसका जो वेंटो फैक्टर होएगा वो क्या होएगा? तो वेंटो फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है। वेंटो फैक्टर ना तो कभी भी जीरो होता ना कभी भी नेगेटिव होता, तो ऑप्शन आपके बी और सी तो यहाँ से कैंसिल हो गए। अब हमें बस सिलेक्ट करना है ए और डी से, ठीक है। देखो जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि आपने नहीं पढ़ रखे उसको एकदम से स्किप नहीं करना, उसके एक बार ऑप्शंस को पढ़ लिया करो, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। दो को तो आप कर ही सकते हो, फिर आपके पास दो ही बचते हैं, तो फिर हमारे लिए इजी रह जाता है करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो अगर आपने ये चीज नोटिस की है, सोल्यूशन जो आपका चैप्टर है उसका ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी, एक तो होता है डिसोसिएशन, एक होता है एसोसिएशन, जिसके अंदर हमें एबनॉर्मल मोलिकुलर मासेस भी, एबनॉर्मल मोलिकुलर वेट भी दिखाई देते हैं, ठीक है। तो डिसोसिएशन को अगर हम फाइंड आउट करते हैं, उसकी आई की वैल्यू को हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से, आई इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस का 1 इंटू एल्फा, और एसोसिएशन की वैल्यू को निकालते हैं आई इक्वल टू 1 माइनस आई इक्वल टू 1 बाई एन माइनस 1 इंटू एल्फा, ठीक है। ये थोड़ा सा रब कर देते हैं यहाँ से, तो 1 बाई एन माइनस 1 इंटू एल्फा। तो ये तो जो वैल्यू होती है ये डिसोसिएशन के लिए होती है, ये आपकी होती है एसोसिएशन को फाइंड आउट करने के लिए। अब दोनों को में आप एक एक एग्जांपल ले लो, ठीक है। अगर देखो मैं डिसोसिएशन का एग्जांपल लूं तो डिसोसिएशन का एग्जांपल ले लेती हूँ मैं KCl3। KCl3 आपका कैसे डिसोसिएट होगा? K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के अंदर। कैसे डिसोसिएट होगा? K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। तो इसमें आप देखो आपको N की वैल्यू कितनी मिली? 2 मिली। तो अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूले में रखूं I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 है तो 2 माइनस 1 इंटू एल्फा, तो I की वैल्यू कितनी आ गई? 1 प्लस एल्फा। मतलब I की वैल्यू जो है उसमें 1 क्या हो रहा है? 1 में कुछ प्लस हो रहा है, मीन्स 1 से वैल्यू क्या है? बड़ी है। तो डिसोसिएशन अगर होता तो I की वैल्यू क्या होती? ऑलवेज ग्रेटर देन 1। बट ये कब होता? अगर आपसे पूछा जाता डिसोसिएशन, तो एक ही ऑप्शन बचा है एसोसिएशन वाला, तो वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? लेस देन 1, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोगों की संतुष्टि के लिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी करके दिखा देती हूँ। तो अब अगर आप एग्जांपल लेते हो किसका? एसोसिएशन का, तो एसोसिएशन में आप एग्जांपल ले लो डाइमराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड। किसका डाइमराइजेशन ले लो आप? एसिटिक एसिड का, ठीक है। तो अगर हम एसिटिक एसिड का डाइमराइजेशन ले लेते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आपको क्या मिल गया? इसका डाइमर, ठीक है। तो N की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाती है? 2। तो I इक्वल टू 1 माइनस, और 1 माइनस का 1 बाई 2 इज हाफ इंटू एल्फा, तो I इक्वल टू 1 माइनस कितना आ जाएगा? अल्फा बाय 2 आ जाएगा। तो I की वैल्यू के बाद अब आप आ जाइए
रेट लो इज, डिफरेंशियल फॉर्म आपसे पूछी है किसकी, रेट लो की। ठीक है, देखो ये जो रेट लो होता है इसको रिप्रेजेंट करने का या लिखने का एक तरीका होता है, वो क्या होता है, आप मानो कि आपके पास एक रिएक्टेंट है जो टाइम के साथ कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट के। तो अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो रेट लो से, तो कैसे दिखाओगे, कितना रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ इक्वल टू कितना प्रोडक्ट बन रहा है टाइम के साथ साथ, ऐसे ही दिखाएंगे। ठीक है, किसका रेट, रिएक्टेंट का रेट कितना डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ, ये रिएक्टेंट कितना डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ विद रिस्पेक्ट टू कितना आपका प्रोडक्ट बन रहा है टाइम के साथ साथ। इस फॉर्मूले से हम दिखाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ आपकी इक्वेशन को। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है x प्लस 2y जो कि हमें क्या देता है, प्रोडक्ट p। अगर मेरे को इसको शो करना है तो मैं क्या करूं, कितना आपका x डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ, ठीक है, कितना y हो रहा है टाइम के साथ साथ। अच्छा, ये जो सोशियोमेट्री होती है इसको हम ऐसे दिखाते हैं अपोन में, सोशियोमेट्री को हम कहाँ पे ले जाते हैं, अपोन में ले जाते हैं। ठीक है, तो 1/2 माइनस इक्वल टू, तो ये जो प्रोडक्ट है ये तो टाइम के साथ साथ बन रहा है तो dp/dt। ठीक है, यहाँ पे माइनस मैंने सिर्फ इसलिए लगाया दोनों साइड क्योंकि रिएक्टेंट तो डिक्रीज होएगा और प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, पॉजिटिव साइन। अब आप क्या कर सकते हो, इस 2 के आप इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो माइनस dy/dt इक्वल टू 2 dp/dt। ठीक है, अब ऐसी इक्वेशन देखो आपकी कौन सी बन रही है, तो अगर आप चेक करते हो ऑप्शन 1 ही आपका ये वाली इक्वेशन को फॉलो करता है। देखो माइनस dy/dt इक्वल टू 2 इंटू dp/dt, तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। उसमें पूछा है द कंपाउंड विच अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रैपिडली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और आगे भी पूछेंगे। SN1 और SN2 तो आपका लॉन्ग आंसर टाइप के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको डिटेल में करना है, मैंने पढ़ा भी रखा है। अगर नहीं आपने पढ़ा है तो वीडियोस को जाके एक बार चेक कर लेना, चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के अंदर केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं SN1 और SN2 की, तो SN1 और SN2 में हमने एक चीज पढ़ी थी कि SN1 जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर, जो वो डिपेंड करता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर। वहीं पे जो SN2 होता है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से उसका कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट की भी फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हम सीधी सी बात करें SN1 रिएक्शन में बस मेरे को क्या देखना है, कार्बोकैटायन कहाँ पे स्टेबल है, जहां पे कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वहां पे SN1 रिएक्शन आराम से हो जाएगी। तो अगर आप इस वाले ऑप्शन में देखो, यहाँ से आप Br नेगेटिव को बाहर निकालो, तो यहाँ पे आपको जो बनेगा कार्बोकैटायन वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, सेकंड में कार्बोकैटायन आपका यहाँ पे बनेगा, थर्ड में ये बनेगा, फोर्थ में ये वाला बनेगा। अब देखो ये ऑप्शन तो कभी भी नहीं होएगा क्योंकि ये हमारा क्या है, फिनाइल कटायन, और जो कि क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होता है, जो कि आपको होता है लीस्ट स्टेबल, तो ये वाला तो नहीं बनेगा, मतलब डी तो ऑप्शन नहीं होएगा। अब ए बी सी में से हमें चेक करना है। ए में आप देखो यहाँ पे कंजुगेशन से, ठीक है, या डबल बॉन्ड के रेजोनेंस से आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टेबल हो रहा है, मतलब कार्बोकैटायन क्या हो रहा है यहाँ पे, स्टेबल हो रहा है। ठीक है, कैसे, कंजुगेशन से या फिर डबल बॉन्ड के रेजोनेंस से। तो इसका अभी आंसर ए हो सकता है, लेकिन हम बी और सी को भी चेक कर लेते हैं। बी में आप देखो आपके पास यहाँ पे लगता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, तो सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन से ये स्टेबल हो रहा है। इसमें आप देखो आपके पास 2 अल्फा यहाँ 2 अल्फा यहाँ, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबल हो रहा है। लेकिन हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो कंजुगेशन इफेक्ट होता है या रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से। तो अगर रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है हाइपर कंजुगेशन से, तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन है और बी और सी में क्या है, हाइपर कंजुगेशन है। ठीक है, ए में क्या है, प्लस आर इफेक्ट है, इसलिए 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका, ए ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर अपने 7th के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 7th में आपसे बोला है कि जो एसिटिक एसिड है वो रिएक्ट करता है PCl5 के साथ। एक चीज तो ये याद रखना कि जो PCl5 होता है ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है ये, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो कि वाटर को आउट कर देता है। दूसरा, मैंने आपको अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में जब प्रिपरेशन पढ़ाई थी अल्काइल हैलाइड्स की, तो वहां पे एक चीज बताई थी
कि अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है, ठीक है, और वो रिएक्ट करता है PCl3 या मैं बोलूं PX3 के साथ, तो वहां पे हमेशा बाय प्रोडक्ट निकलता है H3PO3, ठीक है। ऐसे ही कोई भी ग्रुप अगर PCl5 के साथ रिएक्ट करता है या PX5 के साथ रिएक्ट करता है, तो वहां पे हमेशा POCl3 प्लस HCl निकलता है। ऐसे ही मैंने बताया था कोई भी ग्रुप अगर थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे भी SO2 प्लस HCl आउट होता है, और उसके बाद आपको सिर्फ अपनी रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। तो ये दो केस तो यहाँ पे नहीं है, बट ये PCl5 वाला केस है। अगर ये केस यहाँ पे है तो आपको करना क्या है कि आप एसिटिक एसिड की रिएक्शन कर लो PCl5 के साथ में, और फिर देखो कौन सा ग्रुप बनेगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और इसकी रिएक्शन अगर मैं करूँ PCl5 के साथ, तो यहाँ से आपका POCl3 तो पक्का निकलेगा बाहर, HCl भी पक्का निकलेगा बाहर। अब उसके बाद आप रिएक्शन को बैलेंस कर लो। यहाँ पे क्या है, एक फॉस्फोरस लेफ्ट में, राइट में भी एक फॉस्फोरस, इधर है 5 क्लोरीन, इधर 3 और 1 4 क्लोरीन, तो 1 क्लोरीन हमारे पास बचा Cl नेगेटिव यहाँ से, ठीक है जी। यहाँ पे एक ऑक्सीजन, इधर भी एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, तो आपके पास जो ग्रुप बचते हैं वो सिर्फ कौन कौन से बचते हैं, CS, एक सेकेंड सॉरी, कट कर दो आप इसको, 1 मिनट ना, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन से ग्रुप्स बच जाते हैं, एक तो ये वाला बचता है CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से एक आपके पास बचा था Cl नेगेटिव, वो आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या बन गया, ये एसाइल क्लोराइड या फिर एसिटाइल क्लोराइड। तो ये आपका यहाँ से प्रोडक्ट बना। अब देखो कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर C के अंदर। तो 7th का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। समझ आया कैसे हुआ। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ से OH नेगेटिव को बाहर निकाल सकते थे और उसके बजाय Cl नेगेटिव यहाँ पे आके अटैक कर लेता, बट वो अलग मेथड है जिसमें हमें थोड़ा सा मैकेनिज्म करना होता है, लेकिन ये वाला आपका सिंपल मेथड है। तो आपको ये तीनों रिएक्शंस याद रखनी है, ताकि अगर आगे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए वो आप गलत ना करो, उसको अच्छे से आप अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। आ रही है ये चीज समझ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन सा हो जाता है, आपका C हो जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, और क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ने से पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं सारे को, ठीक है। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें दे रखा है, देखो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा ये है कि द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम एन एल्डिहाइड इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है। तो अगर आपने एल्डिहाइड और कीटोन्स, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक चैप्टर के अंदर एक चीज पढ़ी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वहां पे आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कीटल, हेमीएसिटल, साइनोहाइड्रिन, ये सारे एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के। तो आंसर तो उसका हो रहा है 8th का A। लेकिन चलो ये चीज हमें याद है तो हमने इसको ऑप्शन को आपके टिक कर दिया, बट अगर आपको याद नहीं है तो आप कैसे करोगे, तो आप इसको करके देखोगे। तो आप ले लो एक एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप में एक तरफ R और दूसरी तरफ पक्का क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है। इसकी रिएक्शन आप करा दो HCN के साथ में, किसके साथ में, HCN के साथ में। अब कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन। तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ से HCN में H के ऊपर पॉजिटिव, CN के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा इस तरीके से मिलेगा, C पे एक R ग्रुप, एक H ग्रुप, ऑक्सीजन के साथ चला गया है OH, इधर आ गया आपका CN, और यही जो आपका होता है इसी को आप बोलते हो साइनोहाइड्रिन। जब हमने एल्डिहाइड की रिएक्शन करी है HCl के साथ तो हमें साइनोहाइड्रिन मिला, और एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जाके क्या हुआ है, ऐड हुआ है इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर। तो कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका A। उसके बाद अब आप आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है कि इन द अरेनियस इक्वेशन log k is plotted against 1/t, a straight line is obtained,
जिसका स्लोप क्या होगा और इंटरसेप्ट क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखो आपको अर्मियस की इक्वेशन का पता होना चाहिए, जो कि होती है log ऑफ के, log की फॉर्म में लिख रही हूँ मैं क्योंकि log में दे रखा है, log ऑफ के इक्वल टू log ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ठीक है। अब आप इसको कंपेयर कर लो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। अब y एक्सिस पे log k, उन्होंने बोला है कि हमने जब log k को प्लॉट करा इसके अगेंस्ट 1/t के, तो y एक्सिस पे तो आ गया log k, ठीक है, और 1/t के अगर इन्होंने किया है प्लॉट अगेंस्ट, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है 1/t। तो यहाँ से जो c बचा वो कितना बचा, log ऑफ a के बराबर। m की जो वैल्यू बची वो कितनी बची, ये वाला पार्ट सारा का सारा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। तो c की वैल्यू ये और m की वैल्यू ये। अब आप देखो ये कौन से ऑप्शन में है, ठीक है। तो स्लोप ये, इंटरसेप्ट ये, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 9th का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा बना के भी देखना चाहते हो कि ग्राफ बनता कैसे है, तो अगर मैं log k को 1/t के अगेंस्ट प्लॉट कर देती हूँ, तो यहाँ पे ये है इंटरसेप्ट आपका इतना log ऑफ a, और m की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, मतलब आपका स्लोप क्या जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा ऐसे। तो ये बन जाएगा इसका प्लॉट, ठीक है। तो ये था 9th क्वेश्चन, जिसका करेक्ट आंसर क्या आ जाता है, डी। डी है ना, हाँ डी है, ठीक है। उसके बाद अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10th पे। द रिएक्शन ऑफ एन एल्काइल हैलाइड विद सोडियम एल्कोक्साइड। अब एल्काइल हैलाइड तो क्योंकि हमने चैप्टर भी पढ़ा है तो हमें पता है कि RX होता है एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन्स, लेकिन सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है, RONA। अब ये दोनों मिलके ईथर बनाते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, तो इसको हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस, जो कि क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स के अंदर आता है। अल्कोहल फिनोल ईथर का ये क्वेश्चन है कि जब हम RX की रिएक्शन करते हैं एल्काइल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे हमें जो मिलता है वो मिलता है ईथर एंड सोडियम हैलाइड, ठीक है। तो ईथर बन रहा है, किसके अंदर बनता है, विलियमसन सिंथेसिस। सिंपल आपकी नेम रिएक्शन है, ठीक है। वुड्स रिएक्शन हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में है, जहाँ पे आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हो मेटल्स के साथ। रीमर्टीमैन और ये आपके अल्कोहल फिनोल्स की हैं, जिसमें आपके पास सैलिसिलिक एसिड एंड सैलिसिल्डिहाइड बनता है। अगर आपने फिर से ये सब नहीं देखा है तो जाके चैनल पे विजिट करो और इन वीडियोस को आप देख लो, क्योंकि देखो क्वेश्चंस आपके यहीं से आ रहे हैं। जो पढ़ाया है सारा का सारा वही है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है ऑर्गेनिक का। चलो फिजिकल तो अब तक नहीं कराई है मैंने इनऑर्गेनिक, लेकिन ऑर्गेनिक तो करा दी ना, तो सारे क्वेश्चन आपसे वहीं से पूछे जा रहे हैं। तो टाइम रहते पढ़ लो, सही है ना, वरना फिर बाद में आपको दिक्कत होगी। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप अपनी 11th क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। किसकी ईज, डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। किसका रिमूवल, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल। तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की। और जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो होता है पहले 3 डिग्री स्टेबल होते हैं, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो आप बस ये देख लो यहाँ पे कार्बोकैटायन कौन कौन से बनेंगे। अगर आप यहाँ से इसको हटाओ, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये कार्बोकैटायन है 3 डिग्री, ये कार्बोकैटायन है 2 डिग्री, ये कार्बोकैटायन है 1 डिग्री। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है कैसे आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिफाइन करते हो, ठीक है। तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 2, ये 1, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और इसी ऑर्डर में लगा रखा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो 11th का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। आई बात समझ में। उसके बाद अब हमारे पास आ जाते हैं असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 16 तक आपके क्या है, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें आप पढ़ो A B C D। देखो ए आंसर में आपको अगर असर्शन भी और रीजन भी दोनों ट्रू हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, तो ए होएगा। अगर असर्शन रीजन दोनों ट्रू है बट रीजन सही नहीं है असर्शन के लिए, तो बी। अगर असर्शन सही है रीजन फॉल्स है, तो सी। असर्शन गलत है, फॉल्स है और रीजन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13,
असर्शन में बोला है कि जब आप NaCl को ऐड करते हो वाटर के अंदर तो डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर। तो ये बात सही है बिल्कुल, ठीक है। NaCl अंडरगोज डिसोसिएशन इन वाटर, NaCl जो है वो डिसोसिएशन दिखाता है पानी के अंदर, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप NaCl को या किसी भी सोल्ट को आप वाटर के अंदर ऐड करते हो तो उसका जो डिप्रेशन होता है ना फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर, जो डिप्रेशन होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट का, वो डिसोसिएशन के कारण नहीं होता, वहां पर रिलेटिव लोअरिंग होता है वेपर प्रेशर का। जब भी आप किसी सोल्ट को वाटर के अंदर ऐड करते हो तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वहां पे आपको दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहां पे इंटरेक्शंस होते हैं इंटरमोलिकुलर। क्या होते हैं वहां पे? इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस होते हैं सोल्यूट के बीच में और सोलवेंट के पार्टिकल्स के बीच में। तो सोल्यूट और सोलवेंट के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शंस होंगे, जिसके चलते रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होएगा। तो बात तो ये ठीक है, लेकिन ये जो रीजन है ये इसका करेक्ट रीजन नहीं है। तो असर्शन भी सही, रीजन भी सही, बट रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है असर्शन के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी वाला, जिसमें हमें क्या बोला है देखो, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन ए। आई थी चीज समझ में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छा था आपका, है ना। तो क्या देखा हमने कि जब हम किसी भी सोल्ट को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं? इंटरेक्शंस होते हैं सोल्यूट के बीच में और सोलवेंट के बीच में इंटरमोलिकुलर, जिसके कारण रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है तो आपका डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट में, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर आप 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि जब आप सेपरेशन करते हो जिरकोनियम का होफनियम से तो ये डिफिकल्ट होता है। तो बिल्कुल डिफिकल्ट होता है, ये बात तो सही है। डिफिकल्ट होने का रीजन ये है कि दोनों की रेडियाई सेम होती है, जिसके कारण इनके अंदर सेपरेशन डिफिकल्ट होता है और इनकी प्रॉपर्टीज भी थोड़ा साइज सेम होने के कारण, क्योंकि यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है तो दोनों का साइज लगभग बराबर होता है, जिसके चलते इनको सेपरेट आउट करना डिफिकल्ट होता है। अब साइज बराबर होगा तो इनके कुछ साइज के कारण कुछ प्रॉपर्टीज भी सिमिलर रहेगी, तो इनको अगर हम सेपरेट करेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा? डिफिकल्ट। तो असर्शन सही है। अब जिरकोनियम एंड होफनियम का सिमिलर रेडियाई है ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनकी रेडियाई सिमिलर होती है। तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ए। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि सेपरेशन डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि साइज बराबर है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? सिमिलर। तो 14 का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इज आपका ए, ठीक है। अब आप आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर इसमें आपसे क्या पूछा है कि द pKa वैल्यू, pKa क्या होता है? आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। Ka क्या होता है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। और pKa क्या होता है? इनवर्स ऑफ Ka। मतलब अगर ये एसिडिटी को डिफाइन करता है तो pKa किसको करेगा? आपका बेसिसिटी को डिफाइन। किसको करेगा? बेसिसिटी को डिफाइन। उन्होंने बोला कि जो pKa वैल्यू है, मतलब कि जो बेसिसिटी है एथेनोइक एसिड की, वो कम होती है किससे? ClCH2COH से, ठीक है। कि जो एथेनोइक एसिड है वो कम बेसिक है किससे? इस वाले ग्रुप से। तो अगर ये कम बेसिक है इसका मतलब ये बोलना चाहते हैं कि आपका जो एथेनोइक एसिड है C2H5COOH, ये बोलना चाहते हैं कि ये अच्छा एसिड है किससे? ClCH2COOH से, ये बोलना चाहते हैं, है ना। बेसिकली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, लेकिन ये बात गलत है। ये वाला अच्छा एसिडिक कैसे हुआ? क्योंकि ये जो C2H5 है ये अपना इंडक्टिव इफेक्ट दिखा के इस COH ग्रुप को इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, जिसके चलते O और H के बीच में ना पार्शियल चार्जेस फिर डेवलप नहीं हो पाएंगे तो H+ निकलने में देरी करेगा, तो ये वाला क्या होगा? लेस एसिडिक। लेकिन अगर मैं इस केस में आपको दिखाऊं, ये CH2 जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, अब इससे इलेक्ट्रॉन्स कौन लेगा? Cl ग्रुप। जब क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा -I इफेक्ट के थ्रू तो C डबल बॉन्ड OH, इधर इस ऑक्सीजन से ये वाला कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो इस ऑक्सीजन के पास अब कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे हाइड्रोजन को देने के लिए, तो यहाँ पे जो पार्शियल चार्ज डेवलप होंगे वो काफी तेजी से होंगे, जिसके चलते ये वाला बॉन्ड जो होगा उसके अंदर वीक कैरेक्टर होंगे और H+ यहाँ से जल्दी बाहर निकलेगा। H+ जितना जल्दी बाहर निकलेगा वो ग्रुप उतना ही अच्छा क्या होगा? एसिडिक होगा।
तो ये बोलना कि जो pKa वैल्यू है, या सिंपल सी लैंग्वेज में कि जो एथेनोइक एसिड है वो अच्छा एसिड है Cl CH2 COH ग्रुप से, ये बात क्या है, गलत है। तो असर्शन इसका क्या है, फॉल्स है। अब क्लोरीन शोज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग माइनस आई इफेक्ट, क्लोरीन क्या दिखाता है, माइनस आई इफेक्ट विच इंक्रीजेज द एसिडिक कैरेक्टर। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, तो असर्शन तो फॉल है, लेकिन रीजन इसका क्या है, ट्रू। तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें देखो क्या दे रखा है, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। उसके बाद जो नेक्स्ट या फिर लास्ट क्वेश्चन है इसका 16th का, अब वो देखो कौन सा है, उससे पहले इसको रब कर दो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि एनिलीन इज अ स्ट्रोंगर बेस देन अमोनिया, कि जो एनिलीन होता है, एनिलीन क्या होता है, ये NH2 जो कि एक प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, कह रहे हैं कि ये अच्छा बेस है अमोनिया से। अब ये वाला अच्छा बेस नहीं होता अमोनिया से, क्यों, क्योंकि कोई भी ग्रुप बेसिक कब होगा, जब वो अपना लोन पेयर लुईस बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो जितना जल्दी लोन पेयर डोनेट करेगा वो उतना अच्छा क्या होगा, लुईस बेस होगा। और यहाँ पे दोनों के ऊपर लोन पेयर है, तो हम इसी टर्म्स में बात करेंगे। अब यहाँ पे लोन पेयर आराम से डोनेट होगा, लेकिन यहाँ पे जो लोन पेयर है वो अपना क्या करेगा, रेजोनेंस दिखाएगा बेंजीन रिंग के अंदर। अगर ये बेंजीन रिंग के अंदर रेजोनेंस दिखाएगा तो लेस अवेलेबल हो गए डोनेट करने के लिए, और अगर ये लेस अवेलेबल होगा डोनेट करने के लिए तो डोनेशन लेट करेगा, देर से करेगा, धीरे से करेगा, तो ये वाला लेस बेसिक होगा किसके कंपैरिजन में, अमोनिया के। तो इसलिए अमोनिया क्या होगा, अच्छा बेस होगा किससे, एनिलीन से। कारण क्या कि इसका लोन पेयर फ्री है डोनेशन के लिए और इसका लोन पेयर बिजी है रेजोनेंस में, तो असर्शन क्या है, फॉल्स है। द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन इन एनिलीन बिकम लेस अवेलेबल फॉर द प्रोटोनेशन ड्यू टू रेजोनेंस। अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसका जो लोन पेयर है वो कहाँ पे बिजी है, रेजोनेंस के अंदर बिजी है एनिलीन का, इसलिए वो डोनेशन क्या करेगा, लेट करेगा, ठीक है, लेस अवेलेबल होगा प्रोटोनेशन के लिए। तो रीजन बिल्कुल ठीक है, ट्रू है, लेकिन असर्शन गलत है। तो करेक्ट आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें क्या बोला है कि असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो यहाँ पे जो हमारा MCQ वाला पार्ट था, ठीक है, 16 क्वेश्चंस का, वो हमने डिटेल में डिस्कस करा है आई होप। और यहाँ पे जितने भी आपके एक्स्ट्रा है साइड में क्वेश्चंस बन सकते थे, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उन क्वेश्चंस को भी आपको यहाँ पे आराम से समझा पाऊं, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है किसी भी चीज में, कोई टॉपिक समझ नहीं आया या आप और डिटेल में डिस्कशन चाहते हो, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं अगली जो अब नेक्स्ट पार्ट B और C की मैं वीडियो डालूंगी, ठीक है, वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं फिर से डिटेल में डिस्कस करूंगी, उसमें मेरे को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इतना ठीक है या इससे भी ज्यादा आपको डिस्कशन की जरूरत है। बाकी देखो सारा का सारा NCERT से आया हुआ है, ऑर्गेनिक सारी वो है जो मैंने पढ़ा दी, ठीक है। आप वीडियोस को देखो, इसको अगर देखने के बाद आप वीडियोस को देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हर एक चीज आपको एक सही तरीके से सही वे में पढ़ा रखी है, ठीक है। तो आज वाली वीडियो में हम इतना ही करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को फर्दर शेयर भी करो। अभी ये वाली सीरीज जो आएगी इसमें हम 5 ईयर्स के CBSE के प्रीवियस ईयर पेपर को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम सैम्पल पेपर की भी सीरीज चलाएंगे और चैप्टर वाइज फिर हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके इस कमिंग बोर्ड्स एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में इतना ही आज के लिए, थैंक यू सो मच, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तो थैंक यू।